आज की क्लास में हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विटामिन हेडिंग डाल लेना है सभी को। देखो, विटामिन में सबसे पहले पहला डॉट कर के लिखना है। जो विटामिन होता है वो कैसा यौगिक होता है? तो कार्बनिक यौगिक का एक समूह होता है। इस बात को पहले ध्यान में रखना है, ये कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन का अगर बात करें, दूसरा डॉट में लिखना है, विटामिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे लिया जाता है? भोजन के द्वारा। ये हम लोग को शरीर में नहीं होता। तो दूसरा डॉट में लिखना है, विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तीसरा डॉट में लिखना है, विटामिन जंतुओं के शरीर में नहीं पाए जाते। देखो, इसके पहले हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन हम लोग के शरीर में भी पाया जाता है और बाहर से भी हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन का सेवन करते हैं। लेकिन जो विटामिन होता है ये हम लोग को सिर्फ बाहर से ही लेना पड़ता है। ये शरीर के अंदर विटामिन पहले से नहीं पाया जाता है। अगला डॉट करके लिखना है, पौधे अपने विभिन्न भागों में विटामिन तैयार करता है। तो ये विटामिन कहाँ से तैयार होता है? तो पौधा ही है जो विटामिन का निर्माण करता है। बेसिकली अगर विटामिन का बात करेंगे तो इतना सारा डॉट करके सभी को लिख लेना है। तो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। तो इतना प्रकार के विटामिन हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें से कुछ विटामिन ऐसा होता है जो वसा में विलय होता है, कुछ जल में विलय होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो विटामिन का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालना है, विटामिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। एक नंबर देकर लिखना है, वसा में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वसा में मिलने वाला जो विटामिन होता है, तो इसमें वसा में विलय विटामिन एक नंबर देकर हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है विटामिन ए, डी तथा के, ये वसा में विलय होता है, इसको याद रखना है। ये विटामिन प्रायः यकृत में संचित होता है। मतलब ये कहाँ पे रहता है हमारे शरीर में? ये सब विटामिन जो संचित होता है, स्टोर होता है कहाँ पे? तो ये यकृत में संचित होता है। कौन सा? जो वसा में विलय होता है। और वसा में होने वाले विटामिन कौन सा होता है? तो ए, डी, ई तथा के होता है। ये भी याद रखना है कि जो वसा में विलय विटामिन होता है ए, डी, ई तथा के, ये मूत्र द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। मतलब ये शरीर के बाहर हम लोग उत्सर्जित नहीं होता है मूत्र के द्वारा। लेकिन अगर जो जल में विलय के विटामिन का बात करें तो जल में जो विलय विटामिन होता है वो बी होता है तथा सी होता है। ये दो विटामिन जो होता है वो जल में विलय होता है। अब बी का अलग अलग कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B6 और B12। जैसे बी का कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो विटामिन होता है ये सब तो जल में विलय होता है और ये साथ साथ ही है सरलता से मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है। तो ये मूत्र द्वारा हम लोग शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तथा ये शरीर के कहाँ पे रहते थे? शरीर में संचित नहीं हो पाते। मतलब ये शरीर में हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है। इस बात को ध्यान में, नहीं हो पाता, बस इतना ही लिखना है, नहीं हो पाता है। ठीक। लेकिन ये सब जो होता है ये सब संचित होता है ए, डी, ई तथा के। ये सब विटामिन हम लोग के लीवर में संचित होता है। इस बात को ध्यान देना है। अगला हेडिंग डालना है, मुख्य कुछ प्रमुख विटामिन तथा इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं और इस विटामिन से कमी होने के कारण कौन कौन सी बीमारी होता है। तो ये हेडिंग डालना है और ये पूरा टेबल को सभी को बना लेना है। ये याद होना चाहिए, इसलिए कि सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे बहुत सारी चीज़ें बनेगा। ये तो जरूर बन सकता है, मछली से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, मक्खन से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, दूध से कौन सा विटामिन मिलता है, तो उसे ए मिलता है। ईस्ट या दूध या हरी सब्जी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो B1 मिलता है। इससे होने वाला बीमारी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत साधारण भाषा में लिखा हुआ है, किसी को भी पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इससे कौन सा बीमारी होता है। इसलिए ये टेबल सभी को लिख लेना है। जितना भी विटामिन के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग विटामिन से अलग अलग रोग देखने को मिलता है। विटामिन B6, B12 से मांस, मछली, अंडे से प्राप्त होता है। विटामिन सी का बात करेंगे, हरे सब्जी, आंवला, नींबू और संतरा से प्राप्त होता है। विटामिन डी का बात करेंगे तो सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है, मछली से भी प्राप्त होता है, अंडा से भी प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन ई का बात करेंगे तो वनस्पति तथा अंकुरित बीजों के तेल से भी प्राप्त होता है। विटामिन के का बात करेंगे तो हरी सब्जी से प्राप्त होता है। तो ये सब विटामिन किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है और इसका कमी होता है तो कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें याद होना चाहिए, इस टेबल को लिखकर सभी को याद कर लेना है। आगे जो है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है RNA, एक होता है DNA। सबसे पहले इसमें हम ज़्यादा चीज़ें लिखवाएंगे नहीं, इसलिए हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं।
तो न्यूक्लिक अम्ल जो 2 प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आरएनए और डीएनए के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। आरएनए और डीएनए के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि आरएनए और डीएनए क्या होता है। ये कहाँ पे रहता है? जीवित प्राणियों में होता है। और ये क्या करता है? ये आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण कराता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्या काम कराता है? आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण कराता है एक के आनुवंशिक मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आनुवंशिक गुण, जिसके कारण हम लोग को समानता देखने को मिलता है। इंसानों में हर एक जीवों में जो समानता देखने को मिलता है वो इसी न्यूक्लिक अम्ल के कारण ही देखने को मिलता है। इसको बहुत साधारण सा भाषा में हम थोड़ा सा टर्म्स इसमें हम लिखवाते चलेंगे और इसी को ध्यान में रखना है सभी को। सबसे पहले हेडिंग के रूप में क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल इसी जो न्यूक्लिक अम्ल होता है 2 प्रकार का होता है, उनको हम अलग अलग करके लिखते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं डीएनए। इसी को क्या लिखते हैं? डीएनए के नाम से जानते हैं। एक होता है, दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसको हम लोग आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये जो न्यूक्लिक अम्ल बनता है इसमें कौन कौन सा घटक मौजूद होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें ये क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनता है, ध्यान सुनिएगा लोग। तो ये भी फॉस्फोरिक, इसको हम लिख सकते हैं फॉस्फोरिक अम्ल होता है। फॉस्फोरिक अम्ल होता है, इसमें भी फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल का अगर सूत्र का बात करते हैं H3PO4 होता है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं H3PO4 होता है। फॉस्फोरिक अम्ल का बात आते हैं दूसरा जो पाया जाता है, तो दूसरा इसमें ऑक्सीराइबोज पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज, जिसको हम लोग शर्करा के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शर्करा के भी नाम से जानते हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, एक में ऑक्सीज होता है, एक में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। इसमें जो पाया जाता है ये इसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज, इसको लिखा जाता है राइबोस, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीराइबोस। इसमें हम लोग जो लिखते हैं इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें राइबोज पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोज पाया जाता है, राइबोज शर्करा। ठीक है, इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। अगर आगे बात करते हैं, ध्यान में रखना है इसमें राइबोज शर्करा, इसमें डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज और इसमें डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। ध्यान में रहेगा। अब इसमें
जो होता है इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसका, नाइट्रोजनी क्षार का, नाइट्रोजनी क्षार, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, लेकिन ये चारों में, दोनों में नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजनी क्षार का इसमें जो प्रकार होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, इसमें जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है वो कौन कौन सा होता है, एडेनिन होता है। क्या होता है, एडेनिन, जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। और दूसरा होता है गुआनिन, जिसको हम लोग जी से दर्शाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार का प्रकार लिखा जाता है, ठीक। और होता है साइटोसिन होता है, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। और एक और होता है थाइमीन होता है, जिसको हम लोग टी से दर्शाते हैं। वैसे अगर आरएनए का नाइट्रोजनी क्षार का बात करें, इसमें भी एडेनिन गुआनिन पाया जाता है। एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है, बस एक चेंज हो जाता है। इसमें भी एडेनिन होगा, दूसरा गुआनिन होगा, तीसरा साइटोसिन होगा। लेकिन थाइमिन की जगह इसमें चेंज होता है, थाइमिन की जगह यूरोसिल हो जाता है। थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरासिल होता है। यूरोसिल इसको बोलते हैं, यूरोसिल हो जाता है। बस यही चेंज होता है इसमें, आरएनए में, बस यही चेंज हो जाता है आरएनए में। बात समझ में आए। इस तरह से आरएनए और डीएनए का निर्माण होता है। इस डीएनए में फास्फोरिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है शर्करा में, और नाइट्रोजनी क्षार होता है। आरएनए का बात करेंगे, फास्फोरिक अम्ल होता है, राइबोज शर्करा होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार में 4 गो, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार रहता है, 4 गो इसमें भी रहता है। लेकिन 3 गो इसमें समान होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। लेकिन इसमें थाइमिन होता है, इसमें थाइमिन की जगह यूरोसिल होता है। बस इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह इतना है कि नहीं पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर वगैरह कहीं पर नहीं पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, ये तीनों आपस में क्या होता है, जुड़ते जाता है। 3 को पहले एक साथ जुड़ता है, फिर इसके साथ एक और 3 जुड़ेगा, इसमें फिर एक और 3 जुड़ेगा। एक तरह से जुड़ते हुए क्या करता है, एक श्रृंखला का निर्माण करता है। उसी श्रृंखला में क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। 2 रज्जु का निर्माण होता है, इसे डीएनए का निर्माण होता है। अब अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आरएनए के बारे में तो चर्चा इसमें नहीं किया गया है, डीएनए के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। हम अभी स्ट्रक्चर में बात किए, फास्फोरस होता है, शर्करा होता है और क्षार होता है। फास्फोरस, शर्करा, शुगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम एस से दिखा देते हैं। इससे किससे दिखा दिए, एस से दिखा दिए। ये जुड़ता है किससे, डीएनए का निर्माण करने में। डीएनए का निर्माण हेडिंग के रूप में एक डाल देना है, नीचे दिखा देते हैं फास्फोरस। उसके बाद इससे फॉस्फेट जुड़ता है, और इस फॉस्फेट से फिर से शर्करा जुड़ता है, फिर शर्करा से फॉस्फेट जुड़ता है। इस तरह से ये रज्जु का निर्माण होते जाता है। फिर शर्करा जुड़ता है, फिर फॉस्फेट जुड़ेगा, और ये जो शर्करा जुड़ता है, शर्करा से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा रहता है। इससे नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा रहता है, जिसको बेस बोलते हैं। नाइट्रोजनी, इसको नाइट्रोजनी क्षार रहता है, इसको एन से भी दर्शा सकते हैं। चलिए इसको हम एन से दर्शा रहे हैं। अब जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनी क्षार हम लोग देखेंगे 4 प्रकार का होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। अभी दिखा है ना, नाइट्रोजनी क्षार जो होता है, एडेनिन गुआनिन
साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, यही चारों होता है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्षार को यहाँ पर दिखा देते हैं। एक जगह मान लें कि यहाँ पर एडनिन है, इस वाले पे ग्वानिन है, इस वाले पे साइटोसिन है, ठीक है। ऐसा ही सेम रज्जु, ऐसा ही इधर भी जाते रहेगा, इधर भी जाते रहेगा, ऐसा ही सेम रज्जु इधर नीचे भी सामने दिखाई देता है। वैसे ही सेम रहेगा, पी एस, पी, फिर एस, फिर पी, फिर एस, फिर पी। इस तरह से ये क्या रहेगा, आगे की ओर बढ़ते रहेगा, इधर भी आगे की ओर बढ़ते रहेगा। इस बात को ध्यान देना है, जो एडेनिन होता है उसके सामने हमेशा कौन रहेगा, थाइमिन रहेगा जुड़ने के लिए। जो यहाँ पे ग्वानिन है तो ग्वानिन के सामने कौन रहेगा, साइटोसिन रहेगा। और यहाँ पर साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है, तो ग्वानिन जुड़ता है, तो यहाँ पर ग्वानिन रहेगा। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ग्वानिन हमेशा क्या होगा, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं किस तरह से ये जुड़ते जाता है, और जुड़ के पूरा दोनों रज्जु आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये कितना बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। इस बात को भी अब ध्यान में रखना है कि एडेनिन जो होगा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये हर एक जगह इसी प्रकार से जुड़ेगा। बस यही चीजें ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछ जाता है एडेनिन थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बंधन जो बनता है वो डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो ये डबल होता है, ये ट्रिपल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और ये ऐसे रज्जु की तरह लिपटा हुआ रहता है। कैसा रहता है, ये ऐसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनते जाता है। सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है। और एक दो चीजें और याद रख सकते हैं, इसमें बताया जाता है कड़ी एक वर्तन जो होता है 10 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ रहता है। इतना तो हम लोग इसी में अच्छे से देखे थे, किसमें, बायोलॉजी में, उसमें लिखवाया गया, तो उसमें से याद होना चाहिए। तो सब चीज़ें ध्यान में रखना है। बस इसमें एक और टॉपिक जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, बस उसको बताते हैं और उस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। ये बना लेना है सभी को, ठीक। ये वाला दिखा रहे थे कि इस प्रकार से दोनों रज्जु ऐसे लिपटा हुआ रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डीएनए फिंगरप्रिंट ये पूछा जाता है। बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी उंगली की छाप होता है, हम लोग देखते हैं कोई चीज़ के लिए उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो आज के डेट में उसी तरह से आजकल डीएनए फिंगरप्रिंट भी आ चुका है किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए, कि ये व्यक्ति का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट हो, पहचान करना है कि वो उसका है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करा सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट करा सकते हैं। डीएनए के भस्म के का क्रम भिन्न भिन्न होते हैं और जिन्हें अन्य तरीकों द्वारा बदला नहीं जा सकता है। मान लो मेरा बाल है, कोई भी अंग है, कहीं पर गिरा हुआ है, तो उसका पहचान करना है किसका है, तो मेरे डीएनए से उसका पता चल सकता है कि ये किस आदमी का है। मैं अपराधियों को पहचान करने के लिए या व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति का कौन पिता है माता है, इसके पहचान करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है, माता का या पिता का, या इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। इसलिए इसको हम बोलेंगे पूरा लिख लेने के लिए, इसलिए पूछा भी जाता है बहुत बार। इस चीज को ध्यान में भी रखना है। और इसमें और कुछ है नहीं, बस ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो बचा, इसमें 2 चैप्टर और बचा हुआ है, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मेन फोकस है कि मैथ कंप्लीट कर लिया जाए जैसे भी हो। कम से कम आज 19 तारीख हो गया है, तो हम लोग उम्मीद है कि मतलब 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास लेंगे। हो सकता है लगातार 10 क्लास चले मैथ का, हो सकता है संडे को भी बंद ना रहे, तो ये वीडियो चल कर हम लोग ख़त्म ही कर लेंगे। मैथ भी ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश नहीं करेंगे।
ऐसा करते हैं, आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।